बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी शानदार खुशखबरी है। जश्न मनाने का मौका है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका है। ख़बर मैं आपको देता हूँ अभी, लेकिन कुछ और ख़बरें भी हैं, वो भी इसके साथ शामिल करनी है। मेरे ख्याल में सबसे पहले अच्छी खबर देते हैं, और जो बड़ी खबर है सबसे पहले वो आपको देते हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। मियाँ साहब की ताहयात जो नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसका क्या बना वो आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मियाँ साहब की बीमारी के बारे में एक ख़ास चीज़ उनके डॉक्टर ने लिखी है, और ये डॉक्टर भी बड़ा ख़ास आदमी है। बॉलीवुड की एक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, उनके साथ इनका एक कोई बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ था, वो भी आपको रिपोर्ट करते हैं आज के इस वीलॉग में। लेकिन सबसे पहले आपको सबसे अच्छी खबर सुनाते हैं जो पाकिस्तानियों का दिल खुश कर देगी। खबर यह है कि थर में 3 अरब टन कोयले के ज़खायर निकल आए हैं। खबर की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी इंजीनियर्स की मदद से इंतहाई कीमती मादनियात दरियाफ्त कर ली हैं। इसे पाकिस्तानी तारीख में इंतहाई अहम संगे मील करार दिया जा रहा है। ये अहम मादनियात सी पैक के हिस्से थर कोल प्रोजेक्ट से दरियाफ्त की गई हैं। पाकिस्तान और चीनी इंजीनियर्स ने मिलकर खुदाई की है। यहाँ तक ये जब अमल शुरू किया गया तो दोनों इंजीनियर्स काम कर रहे थे, पाकिस्तान के भी और चाइना के भी, और सिर्फ 145 मीटर्स की खुदाई की तो वहाँ से बेहतरीन कोयले की कान निकल आई। माहिरीन ने इस दरियाफ्त पर खुशी का इजहार किया है और ऐलान किया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान है, यानी इसको तशबीह दी गई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान है जहां कम से कम 5 अरब टन कोयला महफूज है। 5 अरब टन कोयला महफूज है। इसकी कीमत और इसकी अहमियत समझते हैं आप? ये पाकिस्तान के ऊपर कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी एक मेहरबानी की है। यहां कम से कम 5 अरब टन कोयला महफूज है, जो इतने ही खाम बैरल तेल के मसावी है। ये इतने बड़े ज़खायर हैं जो पाकिस्तान को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आएंगे। थर कोल प्रोजेक्ट की इंतजामिया का कहना है कि पहले मरहले में इस मंसूबे की सालाना पैदावार 7.8 मिलियन टन है। यानी इतना सालाना जो कोयला है, शुरू में जो आला क्वालिटी का कोयला है वो 7.8 मिलियन टन पहले मरहले में ये हर साल निकलेगा। इंतजामिया का कहना था कि इस प्रोजेक्ट का शुमार चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको आप BRT कहते हैं, उसके इंतहाई अहम मंसूबा है। इसका ब्लॉक 1 डाउन सिंध कंपनी के ज़ेर मलकियत है, जबकि ज़्यादातर शेयर होल्डर्स इसके शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप वाले हैं। यानी इसके एक बड़े शेयर होल्डर हैं शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप वाले। इससे बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सकती है। प्रोजेक्ट के चीनी और पाकिस्तानी सरबराह मिस्टर ली जैन और चौधरी अब्दुल कयूम ने पाकिस्तान की इस कामयाबी को तमाम वर्करों की मुश्तरका और मरबूत कोशिशों का नतीजा करार दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया ने इसको अभी तक शाया किया है, ख़ासतौर पे पब्लिक न्यूज़ की रिपोर्ट है जहां से मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। पाकिस्तान में इसी तरह कुदरती वसाइल से ये माला माल है मुल्क, और अगर साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर यहाँ सर्वेस किए जाएँ, यहाँ खुदाइयाँ की जाएँ और यहाँ पे साइंसी बुनियादों के ऊपर ढूंढा जाए तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में बेशुमार मादनियात रखी हैं। अब कोयले की ये दौलत मिली है, इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर बेशुमार मादनियात हैं जो मौजूद हैं रेकोडेक समेत, जिनको निकालने का काम और ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तानियों की है। इसके ऊपर काम करें, दुनिया के बेहतरीन मुल्कों को और कंपनियों को लेकर आएँ ताकि पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की नस्लें इससे फ़ायदा उठा सकें। यानी अरबों के पास तेल था, उन्होंने दुनिया भर की बेहतरीन कंपनियों को बुलाया, उन्होंने तेल निकाला, उन्होंने दुनिया को बेचा, उन्होंने पैसा बनाया, उस पैसे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और आज वो कौमें कहाँ से कहाँ खड़ी हैं जाकर। तो क्या पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, या पाकिस्तान इन ज़खायर को संभाल के रखेगा कि कल को कोई और आगे कब्जा करके इनको इस्तेमाल करे? हमारा मुल्क है, हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल में राइट टाइम यही है कि आप ठीक डिसीजन लें और इन मादनियात को इस्तेमाल करें, एनर्जी के लिए भी, बेचने के लिए भी, एक्सपोर्ट करने के लिए भी, और फिर आप ज़र मुबादला कमाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी और शानदार खबर है। यहाँ से मैंने अपने वीलॉग का आगाज़ किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म करने के लिए एहसन भून साहब ने
जो बिल्कुल नए सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर आईनी दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। दरखास्त पर मंगल को लगाए गए एतराज़ में कहा गया है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है, जबकि ताहयात नाअहली के मामले पर नजरसानी शुदा दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। पहले भी नजरसानी की गई है, तब भी मुस्तरद की गई थी, तो अब फिर कहां से आप लेकर आ गए हैं। रजिस्ट्रार के दफ्तर ने कहा कि एक बार किसी मुकदमे का फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून ने रजिस्ट्रार के एतराज़ के हवाले से बताया कि वो जल्द एक नई दरखास्त अब दोबारा दायर कर देंगे और एतराज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एतराज़ तो ये कि फैसला हो चुका है, तो जब फैसला ही हो चुका है तो दोबारा दरखास्त नहीं आ सकती, यही तो कहा है, तो फिर एक नई दरखास्त दोबारा कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे टेस्ट है अदलिया का भी कि अदलिया इन मामलात को, क्योंकि ये बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं, तो इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, अदलिया जो है वहाँ पे इंसाफ कैसे करती है और अपने आप को न्यूट्रल कैसे दिखाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, गुज़िश्ता हफ्ते दायर की गई दरखास्त में कहा गया था कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबात से मुताल्लिक तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए, और यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो 184/3 का जो इख्तियार है, यानी ये ट्रायल कोर्ट के तौर पर अमूर अंजाम नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें कुछ और ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बहरहाल ये दरखास्त फिलहाल तो फारिग हो गई। अब एक दरखास्त इस दरखास्त के खिलाफ भी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बरकरार रखने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। यानी ये कहा गया है कि जो नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए जो दरखास्त आई है उसको खारिज किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है। नवाज शरीफ को पनामा स्कैंडल में अदालत उज़्मा ने नाअहल किया है, ताहम नाअहली खात्मे की दरखास्त नाकाबिल समात और ख़ारिज की जाए, जो एहसन भून साहब ने दी हुई है। इसको खारिज करने के लिए एक और दरखास्त गुजार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ के लोग जो हैं वो एक बात करेंगे, यहाँ दूसरी तरफ के लोग भी मौजूद हैं जो आएंगे और सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि क्यों भाई, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके केस चलते हैं, तो आप सिर्फ मियां नवाज शरीफ को ही हमेशा रिलीफ देने के लिए कानून बदलने की बात क्यों करते हैं और क्यों बार बार उनके लिए कानून बदला जाता है। यही बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी की है। मैं आता हूं नवाज शरीफ साहब का जो मेडिकल का इशू है उसके ऊपर, और वो डॉक्टर का जो कारनामा है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें। बहावलपुर डिवीजन के लिए नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने वही बात की है ऑलमोस्ट जो मैं भी आपको पहले बता रहा था, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का ये विजन है और वो खुद ये बात पहले भी कह चुके हैं, अब मैंने उसको एक और तरीके से आपके सामने रखा था कि बजाय इसके कि अस्पतालों को ठीक किया जाए बहुत साल लग जाएंगे और इतने साल तक पाकिस्तान के गरीब इंतज़ार नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लाइसेंस जारी कर दिया है पाकिस्तान के हर गरीब आदमी के लिए कि ये लाइसेंस पकड़ो, जिस अस्पताल में दिल करे, हम आपके अस्पताल फौरी तौर पे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई 40-50 साल का गंद है, ये कोई 5 साल में ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए 10 साल 15 साल इतने लगेंगे इन तमाम अस्पतालों को अपग्रेड करके ठीक करने में और गरीबों के काबिल बनाने में और इनकी इस्तात को बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब तक के लिए गरीब आदमी इंतज़ार ना करे, वो ये कार्ड पकड़े और अमीरों के अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज करवाए। तो ये एक शानदार मनसूबा है मेरे ख्याल में, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इससे मिलती जुलती बात की है। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से अस्पतालों की मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है, इतने अस्पताल चलाने के लिए पैसे अगले 5 साल तक नहीं आ सकते, देहातों के अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं होते, एक एक बिस्तर पर कई कई मरीज होते हैं, जबकि हुकूमत जिन ज़िले अस्पतालों पर पैसा खर्च कर रही है वहाँ डॉक्टर्स जाते ही नहीं हैं। सेहत कार्ड से हमारे मुल्क में सेहत का इनकलाब आएगा। हेल्थ कार्ड की वजह से छोटे शहरों और गाँव में भी प्राइवेट सेक्टर अस्पताल बनाए जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मरीज नहीं जाएंगे तो उन पर भी प्रेशर कम होगा, यानी सरकारी अस्पतालों के ऊपर एक तो ये प्रेशर बढ़ेगा, मरीज कम आ रहे हैं तो हम अच्छा काम करें और वो मुकाबले में आएंगे, और दूसरा एक उनके ऊपर जो दबाव बहुत ज़्यादा मरीजों के आने का था वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा, और सरकारी डॉक्टर से भी सवालात उठाए जाएंगे कि यहाँ पे लोग बिल्कुल क्यों नहीं आ रहे। अब इमरान खान साहब ने उस इशू पे बात की है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर तनकीद की है। एक तो उन्होंने कहा कि जब तक कौम साथ नहीं देगी तब तक कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकती। यहाँ नैब में पेशी पर जाने वालों पर फूल फेंके जाते हैं और वो ऐसे करके निकलते हैं। मैंने देखा वो जिसने पुलिस वाले को नीचे दिया बलूचिस्तान में एमपीए ने,
वो ऐसे करके जाता था, लोग उस पर फूल फेंकते थे। फिर मैंने देखा कि नैब के अंदर जो भी पेशी पे जा रहा है करप्शन करने के बाद, वो ऐसे करके जाता है, लोग उसके ऊपर फूल फेंकते हैं। फिर मैंने देखा शाहरुख जतोई को एक दिन मैंने देखा, वो भी ऐसे करके जा रहा है, जिसने कत्ल किया था शाहजेब का, और जाती लड़ाई के ऊपर। यह शाहजेब की बहन को छेड़ा, उसने मना किया, इन्होंने गोलियां मार दी, वो मर गया। उसके बाद वो भी ऐसे करके जाता था, उसके ऊपर भी फूल फेंकते थे। तो ये पाकिस्तान में एक अजीब रिवाज है कि ताकतवर अमीर आदमी जो है, वो जब भी जेल जाएगा, वो जब भी अदालत में जाएगा, वो जब भी इन्वेस्टिगेशन भुगतेगा, तो वो बाहर निकल के ऐसे करेगा, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकेंगे। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब की गाड़ी का गरम गरम बोनट जो है, उसके बोसे लेते थे कई ऐसे लोग बेचारे। अब पता नहीं उनको क्या मिलता है, लेकिन वो इतना गर्म बोनट है, उसके वो बोसे लेते थे बोनट के, और उसके ऊपर फूल फेंकते थे। तो ये अजीब रिवाज है वैसे पाकिस्तान में। इस पर इमरान खान साहब बात करें, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहती है कि झूठ बोलकर बाहर जाने वाले को फिर से मौका देना चाहिए, ताकि वो आकर फिर से मैच खेले। अगर आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, तो फिर गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? फिर अगली दरखास्त ये भी कर दें कि पूरे पाकिस्तान की जेलें खोल दी जाएं। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला आज लंदन के सबसे महंगे इलाके में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहा है। इनसे इनकी दौलत के बारे में सवाल किया जाए तो कहते हैं कि मेरे बच्चों से पूछो, बच्चों से पूछा जाए तो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं, हम जवाब नहीं देंगे। अब आए मियां नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी की रिपोर्ट है उसके ऊपर। ये बड़ा मज़ेदार मामला है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी का मामला है, उसमें एक रिपोर्ट अब लिख कर दी गई है, जिसको डॉक्टर फयाज शाल उनका नाम है, डॉक्टर साहब जिन्होंने ये लिख कर दी है। डॉक्टर साहब जो हैं वो ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की 3 सफ़ात पे इन्होंने रिपोर्ट दी है, और लाहौर हाई कोर्ट में अमजद परवेज साहब जो हैं एडवोकेट, उनकी वसातत से जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया, और अपनी अहलिया की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ साहब ज़्यादा दबाव में हैं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। ज़हनी दबाव के माहौल में नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से ना जाएं। नवाज शरीफ ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें, अपनी अद्वियात लें, खुली फ़ज़ा में चहलकदमी करें, और चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इक़दामात भी करें। अब ये मियाँ साहब के लिए ये एक्चुअली डॉक्टर फयाज शाल साहब ने ये रिपोर्ट बनाकर दी है। ये भी एक इंडियन डॉक्टर हैं, इससे पहले वाले जो डॉक्टर थे मियाँ साहब के, वो भी इंडियन थे। इस रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा और मुख्तलिफ जो मेडिकल को जानने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर किए, तो उन्होंने कहा ये मेडिकल ओपिनियन है, ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल ओपिनियन में और मेडिकल रिपोर्ट में फ़र्क होता है। मेडिकल ओपिनियन ये होती है कि मेरे ख्याल में ये आदमी दिल का मरीज़ है, ये फ़लाँ दवाइयाँ मुझे पता चला ये इस्तेमाल कर रहा है, और इसको चाहिए कि दवाइयाँ इस्तेमाल करे, अपना ख्याल रखे, अच्छी खुराक खाए, अच्छे माहौल में रहे, चहलकदमी करे, वॉक करे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करे, अच्छी ग़िज़ा ले, और उसके बाद जो है वो दबाव में ना जाए, ज़्यादा सफ़र करने से गुरेज करे, और अपनी सेहत का ख्याल रखे। और अगर इस आदमी के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला गया या इसको परेशान किया गया तो इसकी सेहत बिगड़ सकती है। किसी भी अच्छे आदमी को, किसी आम आदमी को आप ज़्यादा दबाव में ले जाएंगे, उसकी भी सेहत बिगड़ जाएगी। तो ये एक फार्मूला किस्म का एक बना के दिया जाता है मेडिकल ओपिनियन, इसको मेडिकल ओपिनियन कहते हैं। मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है, मैंने कुछ जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश की, जो मेडिकल को जानते हैं, वो ये कहते हैं वो ये होती है कि इस आदमी का इलाज चल रहा है, इसकी फ़लाँ वाली जो आर्टरी है वो सिकुड़ गई है, इसका फ़लाँ वाला जो वॉल्व है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इस बंदे के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इस चीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और ये इसकी वो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, यानी जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें होती हैं वो उसको ऑथेंटिकेट करती हैं। लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें साथ लगाई जाती हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। यानी प्लेटलेट्स का खाली जिक्र नहीं किया जाता, ये बताया जाता है कि प्लेटलेट्स की ये रिपोर्टें ये साथ आ गई हैं। दिल का खाली जिक्र नहीं किया जाता कि बीमार है, एंजियोग्राफी करानी है। वो ये बताते हैं कि दिल के अंदर फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ प्रॉब्लम है और उसकी रिपोर्टें ये मौजूद हैं। वो ये बताते हैं कि ये मियाँ साहब की ECG रिपोर्ट है, वो ये बताते हैं कि ये मियाँ साहब की प्लेटलेट्स रिपोर्ट है, ये उनकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ये लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट है, ये फ़लाँ 35 किस्म की रिपोर्टें होती हैं। अब यहाँ को 15 दवाइयाँ लिखी हुई हैं जो मियाँ साहब खाते हैं, और उसके अलावा एहतियाती तदाबीर बताई हुई हैं, टू हुम इट मे कंसर्न, कि ये उनको दी जाए, एक एप्लीकेशन की तर्ज की ये है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये मेडिकल ओपिनियन है, ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में और मेडिकल ओपिनियन में बहुत फ़र्क होता है। यानी रोज़ाना आपको सोशल मीडिया पे बेशुमार डॉक्टर मिलते हैं जो मेडिकल ओपिनियन दे रहे होते हैं, हर एक बंदे के बारे में दे रहे होते हैं।
यानी मुझे पिछले दिनों ये अपना मोबाइल फ़ोन या ये जब इस्तेमाल करते हैं आप लैपटॉप, तो ये थोड़ा नीचे पड़ा हुआ होता था, तो मैं ऐसे देखता रहता था इसको, तो उसकी वजह से ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हुआ। लगातार 5-6 घंटे बैठे रहते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें फिर यहाँ थोड़ा दर्द हुआ मुझे इस जगह पे, एक पट्टे में। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा जी आप इस पे ओपिनियन लेने के लिए ना आप इंटरनेट पे जाके सर्च ज़रूर कीजिएगा, ये टेक्स्ट नेक सिंड्रोम है। मैंने जाकर उसको चेक किया तो बेशुमार लोग उस पर ओपिनियन दे रहे थे कि आपको अपना लैपटॉप थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए, वो मैंने कर लिया है। आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए ज़रा सामने लाकर उसको देखना चाहिए, और 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, कुछ और चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा स्वेर है तो उसकी दवाइयाँ भी उन्होंने बताई हुई थी। ये ओपिनियन है, मेडिकल ओपिनियन है। लेकिन जब मेरा डॉक्टर मुझे चेक करेगा, थॉरली एक एक चीज़ को स्टडी करेगा, उसके साथ उसके टेस्ट लेगा और फिर बताएगा कि एक्चुअली इसको ये प्रॉब्लम हुआ और इस तरीके से हुआ, तो वो स्पेसिफिक कर देगा उस चीज़ को। तो मियाँ साहब की जो आती है वो पहले भी मेडिकल ओपिनियन ही आती है, अभी भी मेडिकल ओपिनियन आई है, एडवाइस आई है। मियाँ साहब की जो है वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती, जिसके साथ लैब रिपोर्ट्स नत्थी की हुई होती हैं, जो सबूत होती हैं कि जो इस आदमी के बारे में कहा जा रहा है वो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल से इस वक्त दुचार है। अब उसके अंदर एक जुमला लिखा हुआ है, एक बल्कि एक टर्मिनोलॉजी उसमें लिखी हुई है, टेकेट्सुबो सिंड्रोम। अब इसको जब आप इंटरनेट पे डालते हैं तो उसमें आ जाता है वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अब ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, यानी दिल टूट जाने का सिंड्रोम भी मियाँ साहब को हो गया है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनके बारे में लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो औरतों वाली हैं, वो मियाँ साहब को कैसे हो गई हैं। कुछ ऐसे ही लोग कह रहे हैं, और लोग अब गाने शेयर कर रहे हैं कि दिल टूटे टूटे हो गया। कोई कुछ लगा रहा है कि यार अब तूने ये दिल तोड़ा इस मौसम में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो दिल टूटे या ना जुड़े दोबारा वैसे तो, और अगर सियासत में आपका टूट जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। जब आपको कुर्सी मिलती है तो फिर आपका दिल जुड़ता है। बहरहाल अब लोग मियाँ साहब के जो हैं वो मुख्तलिफ मीम्स बना रहे हैं, टूटे हुए दिल का जो उनको सिंड्रोम है। अल्लाह करे मियाँ साहब सेहतमंद रहें, वापस आएँ, अपने केसेस का सामना करें और सुरखरू हूँ और जल्द अज जल्द हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।